तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो थर्मोडायनेमिक्स का 8वां लेक्चर आज, जिसमें पढ़ने वाले हैं गिब्स एनर्जी। इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, बट आयुपैक ने हमें बोला है गिब्स एनर्जी बोलने को। ठीक है, वैसे इसका एंड हुआ नहीं है, जो फ्री एनर्जी है गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको डिटेल में पढ़ना हमें, और लास्ट में जाके पढ़ना हमें, जैसे स्पॉन्टेनियस बताता है हमें, स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी, ये सब बताता है हमें गिब्स एनर्जी। ठीक है, इसमें तो वर्क डन आएगा अपना नॉन एक्सपेंशन वाला, उसके बारे में समझेंगे नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पॉन्टेनिटी पे, नॉन स्पॉन्टेनिटी पे। ठीक है, तो सबके लिए आईआईटी जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसमें एक टॉपिक बचता है अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो खुद से पढ़ने लायक है, उसको किताब में पढ़ लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसको किताब में देखोगे तो 5 इसकी डेफिनेशन दी हुई है हमें, तो यहाँ पे पहले वाली डेफिनेशन से शुरू करेंगे, 5 तक लिखनी पड़ेगी हमें भी। ठीक है, जो ये बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या कहता है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, चाहिए वो नेचुरली अकरिंग हो या फिर मैन मेड हो, सिंथेटिक हो, कोई भी। ठीक है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस, और naturally occurring processes are thermodynamically irreversible, are thermodynamically irreversible। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो फ्लो ऑफ वाटर ले लेता हूँ फ्रॉम ए हिल। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, डाउन ए हिल। जैसे ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है अपनी, जो कि क्या है, जो पानी गिरेगा वो झील से, जो अपनी हिल है उससे नीचे ही आएगा, तो वो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता से ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। समझ रहे हो, तो ये है अपनी पहली डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी ये, फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता से ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। तभी तो बोला ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस या फिर नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। इसको रिवर्स नहीं करा जा सकता, मतलब नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता पानी बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता से। तो दूसरी डेफिनेशन अपनी वो यही है, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो कैनॉट बी रिवर्स्ड। तो सेम यही है जैसे मैंने बता दिया, तो ये दूसरी थी। जैसे अगर यहाँ पे लिख देता हूँ इस दूसरी को भी, इक्वेशन दूसरी डेफिनेशन को भी, तो ये है विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, a spontaneous process cannot be reversed, a spontaneous process cannot be reversed, ठीक है, जैसे ये झरने वाला एग्जांपल ले लिया हमने, बिना किसी हेल्प से ऊपर नहीं चढ़ा सकते पानी को, अगर यहाँ पे मोटर लगा देंगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा अपना, समझ रहे हो। या फिर जो हीट फ्लो है, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकती बिना किसी एक्सटर्नल की सहायता से। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से करा जा सकता है, जैसे अपने पास रेफ्रिजरेटर रहता है तो वो कर सकता है। ये जो अपना उसके अंदर जो सामान रखते हैं हम, वो कोल्ड बॉडी हो जाती है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो रह जाता है फिर अपना हॉट वाला, समझ रहे हो। तो जो इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी बाहर फेंकता रहता है अपने सराउंडिंग्स में, जो अपना रेफ्रिजरेटर रहता है वो, समझ। तो रेफ्रिजरेटर की सहायता से ये पॉसिबल है। तो इसलिए तो पता है, जो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिज हो जाएगा या रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगी, इस केस में अपनी एक मोटर हो जाएगी जो कि पानी को ऊपर भेज सकती है। समझो दो डेफिनेशन। और तीसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसे तीसरी डेफिनेशन देखें तो जो ऑल हीट है वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, जो सारी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, द कन्वर्जन
द कन्वर्जन ऑफ हीट, या ऑल हीट कर देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे इस वाले का एग्जांपल ले हम, तो ये वाटर नीचे गिरता है, अगर इसको कन्वर्ट करना है वर्क डन में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जैसे साउंड में निकल जाएगी अपनी, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जब झरने से पानी गिरेगा तो जो साउंड वाली आवाज़ आती है वो चेंज हो जाएगी, मतलब वो वर्क में काम नहीं आएगी ना, क्योंकि साउंड एनर्जी में निकलेगी, वो तो कुछ समझ रहे हो। तो ये इम्पॉसिबल है। और जो फोर्थ डेफिनेशन अपनी वो और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो इंट्रोपी है वो यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती रहेगी। तो यह है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस है किसी भी सिस्टम की। तो जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब रैंडमनेस उसकी बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो। ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो अपना नेचर है उसमें जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो बढ़ती जा रही है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बढ़ रही है तो वो इंट्रोपी उसकी पॉजिटिव होती जा रही है, जब ये तो बढ़ेगी। जैसे एक तो अपना सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे गैस मान ले, तो गैस की इंट्रोपी ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें रैंडमनेस ज़्यादा रहती है ना, अलग थलग पड़े रहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो, समझ रहे हो। तो जो अपना कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ेगी तो मतलब इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अगर इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है यूनिवर्स की, तो ये जो देख रहे हो यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इंट्रोपी, तो इंट्रोपी बढ़ ही रही है फिर। तो जब भी तो बोला यूनिवर्स की इंट्रोपी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा है, या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो ज़्यादा है अपनी, समझ रहे हो। या फिर जो अपना यूनिवर्स है उसमें स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा हो रही है, अपनी जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सबसे स्पॉन्टेनियस हो रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है हमें, समझे। तो अब जो अपनी टर्म आती है दूसरी, वो आती है गिब्स फ्री एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। तो बढ़ते हैं गिब्स एनर्जी की ओर। तो अब देखते हैं अपना गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये क्या बताता है हमें? किसी भी प्रोसेस को बताता है स्पॉन्टेनियस है फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में हमें बताता है गिब्स फ्री एनर्जी, समझे। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या फिर इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो जी बराबर है एच माइनस टी एस। तो जी है यहाँ पे गिब्स एनर्जी है, एच है यहाँ पे हीट कंटेंट, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस है इंट्रोपी, ठीक है। एच है यहाँ पे हीट कंटेंट, ठीक। और टी क्या है यहाँ पे? टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस क्या है? एस है इंट्रोपी, ऑफ द सिस्टम, जो हीट है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जी क्या है? गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, समझे, गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम, समझे ये। तो जो गिब्स एनर्जी है ये भी हमारी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो मैं इसको फाइनल और इनिशियल में लिख लेता हूँ पहले। तो G1 लिख लेता हूँ, G1 येलो पेन से लिखता हूँ। तो G1 बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन है अपने पास ये H1 और माइनस और TS1। टी क्यों मैंने ये नहीं लिखा T1? क्योंकि ये मैंने माना है आइजोथर्मल प्रोसेस मानना है इसको, ठीक। और आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं, जो इंट्रोपी पढ़ा हमने वो आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही पढ़ा है हमने। तो ये जो लिख देता हूँ मैं आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए आया है ये प्रोसेस। तो जो फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा अपनी? G2 वो बराबर हो जाएगा H2 माइनस TS2, ठीक। तो G2 माइनस G1 करेंगे क्योंकि फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे हम, तो हमारे पास आएगा डेल्टा G बराबर हो जाएगा डेल्टा H और माइनस T डेल्टा S। इसका डेरिवेशन भी करेंगे अभी, इसी स्लाइड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन गिब्स एनर्जी
ऑफ द सिस्टम। समझे, ये क्या डेल्टा एच क्या है, ये है इंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। समझ रहे? तो जो अब हमें याद रखनी है वो है ये वाली इक्वेशन, जो डेल्टा जी है अपना, डेल्टा जी, उसका डेरिवेशन देखेंगे अभी यहाँ पे। तो डेल्टा जी बराबर है अपना डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना, तो हमें याद भी रखनी है यही वाली इक्वेशन जो कि है गिब्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो अपना आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो इसको हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मो डी, थर्मो डी। ठीक है, वो क्या कहता है अपना, जो टोटल हीट है किसी भी सिस्टम के पास, तो Q बराबर अपना डेल्टा U और प्लस वर्क डन, टोटल वर्क डन। ठीक है, जो वर्क डन है वो दो प्रकार के हो सकता है अपना, एक तो वर्क हो जाएगा अपना एक्सपेंशन वाला और एक हो जाएगा नॉन एक्सपेंशन वाला। तो मैं जो ये वर्क डन है यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों। तो एक तो अपना एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का, और प्लस जो दूसरा डब्ल्यू है नेटवर्क डन लिखना हमने, तो एक हो जाएगा अपना नॉन एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का कौन सा हो जाएगा, जो प्रेशर और वॉल्यूम जिसमें अपना इन्वॉल्व रहता है। नॉन एक्सपेंशन वाला कौन सा होता है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे जो नॉन एक्सपेंशन है इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा। ठीक, पहले ये देख लेते हैं एक बार, जो ये वाली कैसे डेरिवेशन आई है अपना। नॉन एक्सपेंशन वर्क को याद रखना, इसको डिटेल में जानना अपने को, समझे। तो ये क्यू है अपना, वो है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वर्क डन एक्सपेंशन और प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, डब्ल्यू एक्सपेंशन का हमने पता है, जो पी डेल्टा वी लिखते हैं वही है अपना। तो ये जो इसकी इक्वेशन बनेगी अपनी, ये तो हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू और प्लस पी डेल्टा वी और प्लस हो जाएगा अपना डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन का। ठीक है, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। नॉन एक्सपेंशन वर्क कैसे हो जाएगा, जैसे अपना इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, फ्रिक्शन वर्क हो गया, मोशनल वर्क हो गया, नॉन मैकेनिकल वर्क हो गया। ठीक है, तो जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा अपना, मोशनल वर्क हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल वर्क हो जाएगा, फ्रिक्शनल वर्क, ये सारे आते हैं अपनी कैटेगरी के इसमें नॉन एक्सपेंशनल वर्क, क्योंकि इसमें प्रेशर वॉल्यूम का टर्म नहीं आते ना, समझ रहे हो। तो इसका एक एग्जांपल भी बताएंगे, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उससे, और जो वर्क डन आएगा अपना वो इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, समझ रहे हो। तो इसका एग्जांपल बताएंगे, अभी इसको करवा देते, पहले ये इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम। तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा पी डेल्टा वी और प्लस डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। तो ये वाली टर्म कौन सी बनती है अपने पास, ये बनती है हीट कंटेंट बनता है अपने पास, डेल्टा एच बनता है ये, डेल्टा एच। तो क्यू क्या हो जाएगा अपना, क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा एच और प्लस का वर्क डन नॉन एक्सपेंशन वाला, तो नॉन एक्सपेंशन। तो ये जो हमने देखा, ये आइजो थर्मल प्रोसेस के लिए जो गिब्स एनर्जी भी है, ये अपनी आइजो थर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइजो थर्मल प्रोसेस के लिए अगर यहाँ पे हमें एंट्रोपी निकालनी हो, तो यहाँ पे एंट्रोपी निकाल रहा हूँ। तो एंट्रोपी भी हमने जो पिछला लेक्चर करा था वो था अपना एंट्रोपी वाला ही, उसमें हमने आइजो थर्मल पे जो एंट्रोपी बताई थी। ठीक है, तो डेल्टा एस वो हमने बताया था क्यू रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी। तो जो क्यू रिवर्सिबल बनेगा अपना वो हो जाएगा टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे क्यू की जगह या टी डेल्टा एस लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए इंट्रोपी में चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना टी डेल्टा एस क्यू की जगह, और बराबर हो जाएगा डेल्टा एच और प्लस का नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, हम जो डेल्टा एच है ये है टोटल हीट कंटेंट बाय द सिस्टम, और ये क्या है जो हीट अपने इंट्रोपी में चेंज हो जाएगी वो वाली। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, वर्क डन को इधर ले आते हैं। तो वर्क एक्सपेंशन कौन सा बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन, और बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, समझे। तो हमारा डेरिवेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो डेल्टा जी है या फिर नॉन एक्सपेंशन वर्क है उसको हम डेल्टा जी लिखेंगे, नेगेटिव वाले को। तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा जी बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। हैंस प्रूव्ड, ये तो प्रूव हो गया अपना। तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है अपनी वो क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नॉन एक्सपेंशन। ठीक, तो जो जी हो जाएगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी जो इक्वेशन आई अपनी डेल्टा
डेल्टा जी किसके बराबर हुआ अपना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नॉन एक्सपेंशन वर्क या फिर नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू अपने पास आ गई है ये। थोड़ा और लिखता हूँ इसको अच्छे से इधर। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क और नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो अब हम समझेंगे नॉन एक्सपेंशन वर्क है क्या चीज़, तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे हम, वाटर का हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना यूजफुल वर्क है, जो ये वाला जो वर्क है नॉन एक्सपेंशन, ये यूजफुल वर्क है। जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया अपना, मोशनल वर्क हो गया, फ्रिक्शनल वर्क हो गया, ये सारे यूजफुल वर्क में आते हैं अपना। जैसे ये वाला है, ये यूजफुल वर्क है अपना। तो एक बार देखते हैं इसको, जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो कैसे इसको ड्राइव करेंगे। अभी तो हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है, ये समझने के बाद हम उसके गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे। समझे? तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, समझते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क को। तो अब समझते हैं अपने नॉन एक्सपेंशन वर्क को। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक बीकर बना लेता हूँ इसके समझने के लिए थोड़ा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को। तो ये अपने पास कोई बीकर है और एक जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट रहेगी, मतलब इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ ये बना देता हूँ इसके केस में भी, जो ये जैसे मेम्ब्रेन हो जाएगी अपनी एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो इसको हम नाम देंगे एक्सचेंज मेम्ब्रेन, और इसमें है अपना वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूँ क्या प्रोसेस रहती है। जैसे ये अपना वाटर है और इसमें रहता है अपना एक कैथोड रहता है और एक रहता है अपना एनोड। ठीक है, जैसे ये है अपना एनोड, एनोड पे रहेगा अपना पॉजिटिव चार्ज है एनोड पे। ठीक, और एक रहेगा अपना यहाँ पे कैथोड, और कैथोड पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है अपना नेगेटिव चार्ज कैथोड, और हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है एनोड। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जैसे हम बैटरी बना लेते हैं, ये प्लस और ये है बैटरी अपनी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कैथोड अपना और पॉजिटिव चार्ज ये जुड़े रहेंगे इस पे, जो अपना एनोड है इस पे जुड़े रहेंगे दोनों, एक कैथोड पे एक एनोड पे। समझे? तो ऐसा रहेगा ये। और ये जो अपना H2O है ये, तो H2O, और ये है अपनी एक्सचेंज मेम्ब्रेन, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स को अलग रखेगी यहाँ पे। और क्या है, यहाँ पे जो आयंस हैं वो इसके अंदर से पास हो सकते हैं। ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज मेम्ब्रेन, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, MEMBRANE। ठीक, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, मतलब ये आयंस पास हो सकते हैं इससे, बट जो करंट है वो पास नहीं होएगा। समझे? तो ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब H2O है अपना, वो टूट के जाएगा, एक तो ऑक्सीजन आ जाएगी अपने पास और एक आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से आएगी अपनी हाइड्रोजन मान लेते हैं, और यहाँ से आ रही है अपनी ऑक्सीजन। ठीक, इनका हाइड्रोलिसिस होएगा, मतलब जो एक रिएक्शन होती है इसकी, जैसे अगर लिख के दिखाएं यहाँ पे, तो H2O और प्लस हम इसको हीट देंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये बन के आएगा अपने पास H2 और प्लस O2। तो ये 2 मोल्स आते हैं अपने पास। ठीक है, तो जो H2O है इसके भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे हमें। तो 2 मोल्स H2O से 2 मोल हमें बनेगा हाइड्रोजन और 1 मोल बनेगा अपना ऑक्सीजन। तो ये वाली रहती है। तो ये है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है ये। इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है इसको। तो ये टूटेगा, H2 है अपना, ये टूटेगा H2 में और O2 में। समझ रहे हो? तो ये अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब समझते हैं, जैसे देखो अपने पास था लिक्विड, H2O लिक्विड में था, फिर ये बना गैस में, H2 गैस में और O2 गैस में, मतलब इसका रैंडमनेस बढ़ी है, इसमें इंट्रोपी बढ़ी है, मतलब एक्सपेंशन हुआ है गैसेज, क्योंकि ज़्यादा स्थान घेरती है ना, तो ये एक्सपेंशन तो हुआ है। तो वर्क डन 2 प्रकार से होंगे यहाँ पे। तो वर्क डन रहेगा एक एक्सपेंशन वाला, ठीक है, एक्सपेंशन मतलब गैसेज बनी है तो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा इनका। ठीक है, और एक रहेगा अपना नॉन एक्सपेंशन, मतलब जो अपना वाटर है इसको H2 और O2 में तोड़ा गया है। तो टूटा कैसे? अपने आप तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है। तो एनर्जी दी है वो किस में गई? कुछ एनर्जी गई है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो H2O के मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ने में। तो वो हो जाएगा अपना नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, वहां पे लिख देता हूँ वर्क नॉन एक्सपेंशन। तो वो क्या हो जाएगा, जो वाटर का टूटना मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, समझे। तो ये कहलाएगा अपना जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो, और ये यूजफुल वर्क भी कहलाएगा क्योंकि ये यूज हो रहा है किसमें, हमें वाटर को तोड़ना था, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में निकालना था उसको, तो ये काम अपना यूजफुल वर्क है, ठीक है। तो जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो है अपना यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क। तो अब समझ में आ गया होगा यूजफुल वर्क क्या है, जो अपना हमने डेफिनेशन लिखी थी, जो डेल्टा जी है अपना, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव डेल्टा एच और माइनस का टी डेल्टा एस, और जो ये बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क नॉन एक्सपेंशन वाला, नॉन एक्सपेंशन वाला, ठीक है, समझ रहे हो। तो नॉन एक्सपेंशन वर्क समझ में आ गया होगा अब। तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिक वर्क रहता है अपना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमने पास करी तब जाके ये H2O टूटा किसमें, H2 में और O2 में, तो ये वाली इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले 4 मोल बनते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन वाले आयन के प्लस आयन के H प्लस के 4 मोल बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, तो ऐसे इसकी रिएक्शन रहती है, समझे। तो अब यहाँ से अपनी डेफिनेशन आएगी, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी डेफिनेशन यहाँ से आएगी। जैसे हम अगर जो एनर्जी अपनी कौन सी नॉन वर्क वाली, ये वाली जो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर का, अगर ये एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी हमें तो ज़्यादा काम करवा सकते हैं इससे, समझ रहे हो। मान लेते हैं थोड़े से में ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका H2 का और O2 का, जो डिकम्पोजिशन है वो थोड़ी सी अगर एनर्जी में हो रहा है तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करवा सकते हैं, जितने भी एनर्जी देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी में टूटता रहेगा अपना, डिकम्पोज होता रहेगा H2O2 में, ठीक है। और मान लेते ये ज़्यादा एनर्जी में हो तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है ना वो, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। अगर ये थोड़ी एनर्जी में काम हो रहा है तो ज़्यादा यूजफुल वर्क कर सकते हैं, इसको ऑब्टेंड कर सकते हैं सिस्टम से, समझ रहे। तो जो गिब्स एनर्जी है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम, गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन है जो कि इसी से आई है, वो गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ छोटे से में ही। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ दिस सिस्टम, अगर यहाँ पे लिखें तो पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इसकी। तो इट इज द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, थर्मो डी क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम, द डिक्रीज इन इट्स वैल्यू, द decrease in its value, the decrease in its value during a process is equal to the maximum work done can be obtained from this system, ठीक है। तो is equal to the maximum यूजफुल वर्क कैन बी obtained, इक्वल टू मैक्सिमम, इसको सिंपल में भी समझा दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन कैन बी obtained, मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैन बी obtained फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो जैसे जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसमें डिक्रीज करेंगे, मान लेते हैं जो एनर्जी ये यूज हो रही है इसका डिकम्पोज करने में, अगर ये कम है तो हम जो सिस्टम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वर्क ले सकते हैं। तो यही कहती है अपनी गिब्स फ्री एनर्जी, क्या कहती है, अगर जो इसकी जो प्रोसेस हो रही है, कोई मान लेते हैं प्रोसेस हो रही है और जो एनर्जी यूज हो रही है वो कम है इसको डिकम्पोज करने में, तो हम उस सिस्टम से ज़्यादा यूजफुल वर्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी कहलाएगी अपनी गिब्स फ्री एनर्जी, समझ रहे हो। कौन सी एनर्जी, जो इसको डिकम्पोज कर रही है, कुछ तो इसको एक्सपेंशन में खर्च हो जाएगी अपनी और कुछ रहेगी जो इसको डिकम्पोज करेगी, वो भी तो काम हुआ है इसमें, इलेक्ट्रोड जो काम कर रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो काम कर रही है वो भी तो काम हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर H2 और O2 में, क्योंकि हमें H2 गैस और O2 गैस चाहिए तो हम करेंगे इसका डिकम्पोज, तो वो भी तो एनर्जी यहाँ पे यूज हुई है ना, तो वो एनर्जी कहलाएगी अपनी गिब्स फ्री एनर्जी, जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं, समझे। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में इतना ही था, इससे अच्छा तो कहीं मिलेगा ही नहीं मेरे ख्याल से।
तो अब देखेंगे जो गिब्स एनर्जी है वो स्पॉन्टेनिटी कैसे बताती है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो गिब्स एनर्जी कैसे बताएगी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखते हैं अपना स्पॉन्टेनिटी टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज। अगर गिब्स एनर्जी चेंज हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनिटी को कैसे बताएगा हमें। तो उसके लिए हमें इंट्रोपी और गिब्स एनर्जी में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा पहले, क्योंकि किसी भी सिस्टम की अगर इंट्रोपी बढ़ रही है मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर वो पता चल जाएगा तो हमें गिब्स एनर्जी के ऊपर डिसीजन दे सकते हैं फिर। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंट्रोपी और गिब्स में रिलेशन ढूंढना है पहले। तो हमने जो ऑलरेडी पता है हमें, जैसे डेल्टा एस टोटल है वो किस किस को मिला के होता है अपना डेल्टा एस सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स और सिस्टम को मिला के हमारे पास आती है टोटल एंट्रोपी। समझ रहे हो। तो हम मान लेते हैं जो सराउंडिंग्स है वो हीट लॉस कर रहा है और सिस्टम है वो हीट गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हीट लॉस्ट बाय सराउंडिंग्स, हीट लॉस्ट बाय सराउंडिंग्स एंड हीट गेन्ड बाय सिस्टम, हीट गेन्ड बाय सिस्टम। ठीक है, तो अगर हीट लॉस कर रहा है ये, तो जो डेल्टा एस है इसको मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ। ठीक है, और एट कांस्टेंट प्रेशर लिख देते हूँ, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे है हीट लॉस कर रहा है। तो डेल्टा एस अपना हो जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये नेगेटिव मतलब इसकी हीट कम होती जा रही थी, नेगेटिव मतलब क्यू नेगेटिव रहेगा अपना क्यू एट पी और डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो प्रेशर पे क्यों लिए कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है जो क्यू एट पी है वो बराबर होता है डेल्टा एच के, क्योंकि डेल्टा एच के बराबर हमें लेके आना है ना इसको, जो सराउंडिंग वाला है या फिर गिब्स एनर्जी उसको डेल्टा एच आता है गिब्स एनर्जी के। यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखूँ मैं तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये एनर्जी हमें ये रिलेशन हमें पता है। तो इस रिलेशन में क्या है डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच लाने के लिए हमें पता है, जैसे यहाँ पे अगर लिखूँ मैं तो क्यू पी बराबर होता है डेल्टा एच, क्यू पी बराबर होता है डेल्टा एच पी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू है अपना वो बराबर होता है इंथैल्पी चेंज के बराबर। इसका डेरिवेशन भी करवा देता हूँ अभी। ठीक, तो इसका जो डेरिवेशन है वो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। जैसे यहाँ पे होता है अपना क्यू, तो वो बराबर होता है अपना डेल्टा एच और प्लस वर्क डन। समझ रहे हो, प्लस का वर्क डन। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पी डेल्टा वी लिख देता हूँ यहाँ पे, पी डेल्टा वी, और यहाँ पे प्रेशर है अपना कांस्टेंट। तो डेल्टा एच को क्या लिख, या फिर यू है नहीं, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू होता है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू बराबर हो जाएगा अपना, क्यू बराबर है यू टू माइनस यू वन, और पी यहाँ पे कांस्टेंट है तो पी वी टू और माइनस पी वी वन हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने V2 को लिख दिया, डेल्टा V है इसको मैंने V2 और माइनस V1 कर दिया, तो P से यहाँ पे गुणा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये P कांस्टेंट मानना है, ये कांस्टेंट ही तो मानना है ना ये। तो जो सेम टर्म है उसको एक साथ लिख देते हैं, जैसे PV2 और U2 है इसको सेम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना, यहीं पे लिख रहा हूँ इसको, तो Q एट P बराबर हो जाएगा अपना U2 और प्लस का PV2 और माइनस ये हो जाएगा अपना U1 और प्लस PV1। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी ये। समझ रहे हो, तो ये क्या है अपना, ये है H, तो ये 2 लिखेंगे इसको H2, और ये हो जाएगा अपना H1। तो मतलब चेंज इन हीट हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी हो जाएगा H2 माइनस H1, ये माइनस का निशान है ना यहाँ पे। तो Q एट P बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा H एट P भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लिया है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये डेल्टा H है अपना। तो जो क्यू पी है इसको हम डेल्टा एच लिख सकते हैं, पी को रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी हमने पता कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं इसको। समझ रहे हो, तो इसकी जगह हम यहाँ डेल्टा एच लिख सकते हैं। तो क्यू सराउंडिंग्स अपना डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने डेल्टा एस सराउंडिंग्स, तो ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच और बाई टी हो जाएगा ये। बोलो समझेगी नहीं, ये वाला, ये जो क्यू पी है ये वाला मैंने यहाँ पे रख दिया है। समझ में आया। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, और हम अगर इसको फर्दर और लिखना चाहें हम, तो एस जो टोटल है अपना ये वाला एस टोटल वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके बना है। तो ये एस टोटल को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग्स, तो डेल्टा एस
सिस्टम और प्लस का सराउंडिंग से ये जैसे प्लस सराउंडिंग है तो सराउंडिंग की वैल्यू कितनी अपनी नेगेटिव ऑफ एच डेल्टा टी है, डेल्टा एच बाई टी है। तो मैंने ये करा नेगेटिव एच डेल्टा एच बाई टी कर दिया यहाँ पे। बोलो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करनी थी, सराउंडिंग्स लिखना था यहाँ पे, तो नेगेटिव वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। और सिस्टम को डेल्टा एस मान लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये टी से यहाँ पे गुणा करेंगे हम दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अपना डेल्टा एस टोटल बराबर हो जाएगा अपना तो ये टी भी इसमें गुणा होएगा और टी डेल्टा एस और माइनस का डेल्टा एच। अब हमें पहुंचना था यहीं तक बस। तो जैसे t यहाँ पे एलसीएम लिया तो t सिस्टम है तो मैंने इसको डेल्टा एस बोल दिया, ये है टोटल, तो ये इस टोटल को तो पूरा लिख लेते हैं टोटल, ठीक है। और ये t जो नीचे आएगा इसमें एलसीएम t लिया, यहाँ पे t आया, फिर ये जो t है यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, तो ये t खत्म हो गया, इस नीचे वाला एलसीएम लिया है सेम है बस, ठीक है। तो जो अपना डेल्टा g है वो क्या आता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आता है। तो इसका अगर नेगेटिव लेंगे हम तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा एच और माइनस का टी डेल्टा एस, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ये वाली। तो जो g आया अपना डेल्टा g वो बराबर आया अपना नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस और ये हो जाएगा अपना टोटल। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। तो अब हमें मिल गया है जो इंट्रोपी है उसमें रिलेशन मिल गया इसका एक प्रकार से, जो नेगेटिव जी है डेल्टा जी वो डिपेंड कर रहा है इसके टोटल इंट्रोपी पे। अगर टोटल इंट्रोपी बढ़ेगी तो ये जो अपनी नेगेटिव वैल्यू अगर जी आएगा तो ये हमें देगा स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी बढ़ती है इंट्रोपी बढ़ती है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। और डेल्टा जी की टर्म्स में अगर देखें हम, अब आएगा स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी की टर्म्स में देखें तो ये बढ़ेगी, मतलब ये पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव की गुणा नेगेटिव रहेगी। अगर जी नेगेटिव रहेगा तो वो स्पॉन्टेनियस रह जाएगी, समझ रहे हो। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें याद रखनी है अभी, ताकि हम उससे प्रिडिक्ट कर पाए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर ये नेगेटिव रहेगा जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ के बता देता हूँ एक बार। तो डेल्टा जी है अपना यहाँ पे, तो डेल्टा जी बराबर है नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस और ये है टोटल, ठीक है। ये अपने पास आई है इक्वेशन या फिर रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो ये है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी, समझे। तो अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे अगर जो एंट्रोपी है अपनी, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है सिस्टम की, डेल्टा एस एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो वो रहेगी अपनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी डिसऑर्डर बढ़ रहा है। अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव या फिर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझे। जैसे गैसेज हैं वो स्पॉन्टेनियस रहते हैं ना, जो लिक्विड से गैस बनती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, गैसेज की एंट्रोपी ज़्यादा है ना, रैंडम रहती है गैसेज, ठीक है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव रहा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी ये प्रिडिक्ट कर देगा अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझे। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये इनकी गुणा करेंगे तो नेगेटिव आता है, तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर एस नेगेटिव रहा यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो केस बनेगा अपने पास, ये केस वन और ये हो जाएगा अपने पास केस टू। केस टू कौन सा हो जाएगा, डेल्टा एस अगर नेगेटिव हुआ मतलब इंट्रोपी घट रही है, इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस घट रही है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा तो होएगा नहीं। तो ये हो जाएगा अपना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस की क्या पहचान है, डेल्टा एस जो है अपना इंट्रोपी वो बढ़नी चाहिए हमेशा, नहीं रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी अपनी, समझ रहे हो। तो ये डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये प्रिडिक्ट कर देगा ना, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी,
समझ रहे हो। और इक्विलिब्रियम पे कौन सी रहेगी, जो डेल्टा एस बराबर है 0, जैसे एक चाय ठंडी रही रूम टेम्परेचर पे तो ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। ठीक है, केस 3 हो जाएगा अपना, केस 3 वो क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एस है वो बराबर हो जाए 0 के, तो मतलब ये कौन सी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इस केस में ये भी अपना जो डेल्टा जी है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस 0 रख देंगे तो डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा 0, गिब्स एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब ये भी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, समझे। तो इनसे हमें क्या याद रखना है, जो नेगेटिव जी है वो स्पॉन्टेनियस बताता है, जैसे ये जो अपना डेल्टा जी के बारे में हमें याद रखनी है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो हो जाएगा अपना स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल्टा जी अगर 0 है तो वो हो जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझे। तो इनसे अब हम डिसाइड करने वाले हैं, जो अपना डेल्टा जी है, जो ये डेल्टा जी इससे डिसाइड करेंगे, तो जो डेल्टा जी की वैल्यू अपने पास डेल्टा जी वो बराबर है अपने पास डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, समझे। तो इनसे हम देखेंगे, जैसे इसके केस बनेंगे अपने पास, हमें प्रिडिक्ट करना है, जैसे ये तो दिया नहीं रहेगा हमें पास, ये था अपना, ये देखने के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो क्या होएगा, डेल्टा जी हुआ नेगेटिव हुआ तो क्या होएगा। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन से, क्योंकि ये अपनी इक्वेशन है अपने पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे देखेंगे हम क्या क्या कंडीशन बनेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना डिराइविंग द क्राइटेरिया फ्रॉम गिब्स एनर्जी इक्वेशन। तो गिब्स एनर्जी इक्वेशन क्या है अपने पास, डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इससे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है अपने पास तो वो हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है अपने पास, पॉजिटिव आता है तो वो हो जाएगा अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है अपने पास। ठीक है, इक्विलिब्रियम, ना तो वो हीट रिलीज करेगा ना ही गेन करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो केस देख लेते हैं क्या क्या केस बनेंगे पहले। तो जो केस 1 है अपना, केस 1 वो हो जाएगा अपना, जैसे दोनों अगर नेगेटिव है, ये जैसे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इफ बोथ आर नेगेटिव, इफ बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब ये है अपनी इंथैल्पी चेंज, चेंज इन इंथैल्पी, और ये है इंट्रोपी, ये है इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज, या फिर हीट कंटेंट बोल देता हूँ इसको। ठीक है, हीट कंटेंट, ऊपर लिखता हूँ हीट कंटेंट, हीट कंटेंट, और ये है इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज, समझे। तो बोथ आर नेगेटिव, मतलब ये जो डेल्टा एच है हीट कंटेंट वो तो नेगेटिव होना चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखनी है हमें तो, क्योंकि अगर कम एनर्जी रहेगी तो मोर स्टेबल रहेगा, तो ये कम होना चाहते, ये फेवर में है। ठीक है, तो डेल्टा एच फेवर करता है इसमें, इस केस में तो डेल्टा एच फेवर कर रहा है हमें। ठीक है, और ये जो क्या है ये कम हो रही है, मतलब रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, तो ये अपोज कर रहा है हमें। ठीक है, तो जो डेल्टा एस है वो अपोज कर रहा है, वो कर रहा है अपने को अपोज। अगर मान लेते हैं हमारे पास जो डेल्टा एच है जो फेवर करने वाला है वो ज्यादा है, डेल्टा एच ग्रेटर देन है डेल्टा एस से, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन है डेल्टा एस से। अगर मान लेते हैं हमारे पास डेल्टा एच ज्यादा है डेल्टा एस से, तो इस केस में क्या बनेगा, डेल्टा एच मतलब नेगेटिव में ज्यादा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये छोटी है। जैसे मान लेते हैं जो डेल्टा एच है वो 10 है, तो नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव 10 हो जाएगा ये वाला, और ये मान लेते हैं ये है अपने पास 9, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो -1 बनेगा ये, तो जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये, समझे। जैसे फिर से बताता हूँ एक बार, जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव में ज्यादा है अपने पास, ये है ना, डेल्टा एच दोनों नेगेटिव है, तो ये तो अपोज कर रहा है इंट्रोपी तो, बट जो ये है फेवर कर रहा है, तो फेवर वाली चीज ज्यादा है तो मतलब स्पॉन्टेनियस होएगी वो, समझ रहे, जो फेवर ज्यादा करेगी वो स्पॉन्टेनियस रहेगी। इस केस में देखते हैं, जैसे डेल्टा एच है वो नेगेटिव में अपने पास ज्यादा है, तो मान लेते हैं इसकी 10 है अपने पास और ये इसकी 9 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 + 9 तो -1 बनेगा, मतलब जो जी है वो नेगेटिव आ रहा है अपने पास, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर मान लेते ये अपोज करता तो नॉन, अगर ये डेल्टा एस ज्यादा हो जाता अपना एच से, तो ये नॉन
स्पॉन्टेनियस हो जाती। क्यों? क्योंकि फेवर किसको करता? डेल्टा एस को, क्योंकि एस ज़्यादा था, ये वाला कम था, समझ। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाती है, क्योंकि जो फेवर कर रही है उसी कंडीशन में चलेगा अपना। तो ये जो फेवर कर रही है इसको डेल्टा एच फेवर कर रहा है, और ये ग्रेटर देन भी मानना हमने, तो ये जो डेल्टा जी है वो भी स्पॉन्टेनियस को ही फेवर करेगा अपने को। ये फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, तो ये भी अपना फेवर करेगा किसको? स्पॉन्टेनियस को। समझे? ये बन जाएगा इसका पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट बोल देते हैं इसको ए पॉइंट। और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अपना जो डेल्टा एस अगर ज़्यादा हो जाए तो, जैसे ये बोथ आर नेगेटिव वाला तो हो गया। यहाँ पे दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। तो बी वाला क्या हो जाएगा? जैसे बी वाला ये अगर ज़्यादा मान लें हम, तो ये बी वाला होगा। केस 2 देखते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। केस दो को बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। जैसे बी वाला क्या है? ये अपोज कर रहा है अपना, ये ग्रेटर देन हो गया। अब क्या है? ये कम है यहाँ पे, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। टी डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन है डेल्टा एच से, तो ये प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि ये टी डेल्टा एस ज़्यादा है, ये अपोज कर रहा है इसको, तो मतलब जो फैक्टर रहेगा अपना वो ज़्यादा अपोज कर रहा है ना, तो उसी के हिसाब से चलेगा डेल्टा जी भी। मतलब ये जो रिएक्शन हो जाएगी अपनी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये टी डेल्टा एस कर देता हूँ यहाँ पे, ना कि डेल्टा एस, ठीक है, क्योंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना ये। तो जो डेल्टा जी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो डेल्टा एच फैक्टर है, एक अपना टी डेल्टा एस फैक्टर है। तो ये टी डेल्टा एस ये अपोज कर रहा है और ये फेवर कर रहा है, क्योंकि जो हीट है दोनों नेगेटिव है ना, तो हीट कम होनी चाहिए, कम होगी तो वो स्टेबल रहेगी अपनी, ठीक। और ये ज़्यादा होनी थी, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी तब जाके वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये अपोज कर रहा है और ये कर रहा है फेवर, तो इसी के दोनों के ऊपर चलेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा अपोज वाला, तो अपोज करेगा डेल्टा जी। अगर ये फेवर वाला हो जाएगा तो वो फेवर करेगा ज़्यादा, ये हुआ। तो इस केस में क्या है? ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जो ये डेल्टा एच है वो ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो फेवर करने वाली चीज़ ज़्यादा, तो फेवर उसी को ही करेगा, डेल्टा जी भी। तो ये हो जाएगा अपना स्पॉन्टेनियस, ठीक। इस केस में क्या हो जाएगा? इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला है इसको फेवर करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है अब की बार। और बी सी वाला केस क्या हो जाएगा? जब दोनों बराबर हों, तो सी वाला हो जाएगा दोनों बराबर, मतलब डेल्टा जी बराबर हो जाएगा 0 के, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक। और जो केस दूसरा क्या बनता है? जब दोनों ये एक तो नेगेटिव होगा केस 1, इफ बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो इफ बोथ आर बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस दोनों फैक्टर आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो डेल्टा एच क्या करेगा? ये अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होनी चाहिए किसी की, जब भी तो जब वो स्टेबल होएगा, तो ये अपोज करेगा। और ये जो है इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, वो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आया है ना यहाँ पे, तो ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये फेवर में रहेगा। तो ये इसको मैं थोड़ा अच्छे लिख लेता हूँ, पॉजिटिव है ये, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। एक बार नेगेटिव ले लिया मैंने, एक बार ले लिया पॉजिटिव। अगर टी डेल्टा एस इस केस में ज़्यादा हुआ तो वो इसको फेवर करेगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर मान लेते तो जो इसका केस बन रहा है ए वाला, वो क्या है? टी डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन है डेल्टा एच से, तो ये फेवर करेगा इसको, क्योंकि ये फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को। और ये भी ग्रेटर देन हो गया, मतलब उससे ज़्यादा फैक्टर यही जीत रहा है, तो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक। अगर ये डेल्टा एच ज़्यादा हुआ तो डेल्टा एच अपोज वाला ज़्यादा फैक्टर मतलब मजबूत है, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन हुआ टी डेल्टा एस फैक्टर से, तो वो हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये दोनों बराबर हुए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी अपनी, समझे। एक और केस क्या बन जाएगा अपना? जो केस 3 है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। केस थ्री केस थ्री क्या है? जब दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हो, इसमें क्या है? इसमें पहले वाला ये वाला अपोज कर रहा था और इसमें ये फेवर कर रहा था। इसमें क्या हुआ? ये अपोज कर रहा है, ये फेवर कर रहा है। और तीसरा केस क्या हो जाएगा? दोनों फेवर करेंगे। और चौथा हो जाएगा दोनों फेवर नहीं करेंगे, दोनों अपोज करेंगे। इसमें दोनों फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस दोनों फेवर कर रहे हैं, टी डेल्टा एस दोनों करेंगे फेवर, दोनों फेवर करेंगे तो दोनों जो ये हाईली स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाईली स्पॉन्टेनियस, ठीक। केस 4 क्या हो जाएगा? जब दोनों अपोज करें, तो केस 4 हो जाएगा अपना जब डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस दोनों अपोज करें स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है। तो ये हाईली जो अपने स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन
स्पॉन्टेनियस, समझे। तो गिब्स एनर्जी ऐसे डिसाइड करती है किसको भी, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ये मैंने बता भी दिया पिछले वाले स्लाइड से, एंट्रोपी से कंपेयर करके। तो अब देखते हैं अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पॉन्टेनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर घटा दें तो स्पॉन्टेनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो देखते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो अपने पास दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक तो एंडोथर्मिक, एक होती है अपनी एक्सोथर्मिक, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस चेक करते हैं वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी जैसे डेल्टा जी जो है अपना वो है डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। तो जो स्पॉन्टेनिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो एनर्जी फैक्टर और एक ये एंट्रोपी फैक्टर या फिर रैंडमनेस फैक्टर, इन पे डिपेंड करता है मैनुअली, ठीक है। तो अपने पास दो इक्वेशन है, दो प्रोसेस है, एक तो एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक है अपने पास एक्सोथर्मिक। तो पहले देखते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ये प्रोसेस वो है जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब हीट पॉजिटिव रहती है, हीट गिवन टू द सिस्टम होता है ये, ठीक है। एंडोथर्मिक कौन सी होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो ये तो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच है वो रहेगा इसमें पॉजिटिव एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसकी हीट बढ़ेगी ना कि कम होएगी, बट जो हीट है वो कम होनी चाहिए, अगर स्पॉन्टेनिटी चाहिए हमें तो वो कम होनी चाहिए हीट, समझे। और दूसरा फैक्टर अपने पास ये टी डेल्टा एस, अगर क्योंकि टेम्परेचर भी अब देखना पड़ेगा, टी डेल्टा एस देखना हमें, अगर ये अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी। अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव अपना टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो ये प्रोसेस हो जाएगी अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्यों, क्योंकि जो डेल्टा एस है वो हमेशा बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तब जाके वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। और जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे ये दोनों फेवर नहीं कर रहे इसको, मतलब फेवर किसको कर रहे हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर कर रहे हैं। तो ये होगी अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझ रहे हो इस केस में। बट हमें इसमें केस मानने पड़ेंगे, अगर ये वाला ज़्यादा मिल गया अपने को, तो टी डेल्टा एस है अगर वो ज़्यादा हुआ, पॉजिटिव हुआ वो इससे, तो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाएगी वो, समझ रहे हो। अगर ये हमें नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव हो जाए तो ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, किस केस में, जब टी डेल्टा एस हो ग्रेटर देन हो एच से, डेल्टा एच से, टी डेल्टा एस वो ग्रेटर देन हो डेल्टा एच से, तो ये प्रोसेस हो जाएगी अपनी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दे दिया ना टी डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीजेज। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और इस केस में क्या ये फेवर कर रहा है और ये फेवर नहीं कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, बट ये ज़्यादा है ना तो फेवर की तरफ ही जाएगी, जो अपनी रिएक्शन है वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी अपनी इस केस, समझे। तो इस केस के लिए हमें क्या चाहिए, जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, अगर कम हो जाएगा तो ये इससे कम वैल्यू हो जाएगी, ये होना चाहिए ज़्यादा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही देखना है हमें, तो यहाँ के क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है अपना एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर प्रोसेस हो जाएगी अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्यों, हाँ, क्योंकि जो टी है वो बड़ा हो जाएगा, टी डेल्टा एस, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हमें तो टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, समझो, इससे बड़ा हो जाएगा डेल्टा एच से, तो ये स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज लो में नॉन स्पॉन्टेनियस, समझे। तो एक तो ये केस बन गया एट हाई टेम्परेचर, दूसरा हो गया एट लो टेम्परेचर, एक हो जाएगा अपना मॉडरेट टेम्परेचर, या थोड़ा सा ज़्यादा हो इससे, जो टी है वो ग्रेटर देन है, थोड़ा है, ठीक है। तो डेल्टा एच ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी थोड़ी, बट स्लो होगी वो प्रोसेस। तो ये पहले वाला केस हो जाएगा इसका ए पार्ट, और ये बी पार्ट हो जाएगा, और सी पार्ट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जब मॉडरेट होगा, टेम्परेचर इज मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट है तो मतलब थोड़ा टी डेल्टा एस वो ज़्यादा मान लेते हैं इसमें, टी डेल्टा एस वो स्लाइटली ग्रेटर देन है, स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो वो प्रोसेस होएगी अपनी स्पॉन्टेनियस तो होएगी, बट बहुत टाइम बाद होएगी वो, ठीक है, उसमें टाइम लगता रहेगा अपना।
तो इसमें कह सकते हैं डेल्टा एच स्लाइटली ग्रेटर देन डेल्टा एच, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस बट वेरी स्लो। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस बट वेरी स्लो, वेरी स्लो। समझ। तो जो ये टाइप वाली है अपने पास, जैसे ये जो डेल्टा एस है ये इंट्रोपी ज़्यादा, मतलब ये कहलाएंगे अपनी इंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। ठीक है, दीज प्रोसेस आर कॉल्ड इंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। समझे। अब आता है जो ये तो एंडोथर्मिक हो गया, एक आती है अपनी एक्सोथर्मिक, उसके लिए बी वाला नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब अपना फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो देखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे। तो इस केस में क्या है, डेल्टा एच ऑलवेज रिलीज होता है इसमें से, तो डेल्टा एच है वो नेगेटिव रहता है। डेल्टा एच बराबर है नेगेटिव, क्योंकि रिलीज होती है। अगर रिलीज एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कंपाउंड स्टेबल बनेगा अपना, या फिर जो प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। नेगेटिव होता है तो ये तो करेगा फेवर इसको। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है वो कर रहा है ऑलवेज फेवर, ऑलवेज फेवर्स दिस स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, फेवर्स दिस स्पॉन्टेनिटी। तो ये तो चाहता है कि स्पॉन्टेनियस हो प्रोसेस। पर जो दूसरी कंडीशन है अपने पास या फिर दूसरा फैक्टर है वो टी डेल्टा एस, अब इस पे भी डिपेंड करेगा ये। बट ये देखा जाएगा ये क्या होगा, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ तो क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस होएगा। ये पॉजिटिव हुआ तो क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होएगा। क्या होएगा वो हमें बताना है इस केस में। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एच है वो ही डिसाइड करेगा इस केस में। तो इसको हम बोलेंगे ये है इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। ठीक है, इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस, इंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो कौन सा था, वो था इंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, क्योंकि उसमें जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव था ना पॉजिटिव था उसमें, क्योंकि हम इसको एनर्जी दे रहे थे, तो वो डिसाइड नहीं करता था उसमें। उसमें डिसाइड करता था अपना टी डेल्टा एस। समझ रहे हो। बट इस केस में क्या है, इस केस में ये इसको फेवर कर रहा है, तो इस केस में ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होएगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी। तो टी डेल्टा एस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टी डेल्टा एस। तो टी अगर ज़्यादा, इसका 3 केस बन रहे हैं इसके। जैसे जो पहला केस हो जाएगा, तो मान लेते हैं जो टी टेम्परेचर है वो 100 हाई है, तो जो टी डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन रहेगा डेल्टा एच इन मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया ये टेम्परेचर है एट हाई टेम्परेचर है, ये एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में इसको ज़्यादा कर जा रहा है। मान लेते हैं ये 10 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है, मान लेते हैं हमने मैग्नीट्यूड में माना ये 10 है ये 5 है। समझ रहे हो, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी इसके केस में, मानना है हमने ये ज़्यादा रहेगी। समझ रहे, तो क्या होगा वो देखते हैं। जैसे ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो डेल्टा जी है अपने पास, डेल्टा जी वो बराबर हो जाएगा डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है इस केस में, क्योंकि ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज करेगा हमेशा। तो ये हो जाएगी अपनी नेगेटिव वैल्यू, और ये माइनस, और ये देख रहे हो इससे ज़्यादा पॉजिटिव है ये। समझ रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो ये होनी चाहिए इसकी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम नेगेटिव में ग्रेटर लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव में लिखेंगे ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक है, तो ये नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये प्लस का, तो प्लस, और ये ग्रेटर देन है एच से, तो ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा जी अपना आएगा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ये रहेगा अपना नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ये जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसमें, मैग्नीट्यूड में, बट जो एच है अपना वो ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव रहेगा ये। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जो -9 है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या मानना पड़ेगा हमें, वो -10 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा रहेगा, बट ये हमें मानना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में 10, तो ये इससे बड़ा रहेगा। टी डेल्टा एस है मैग्नीट्यूड में बड़ा है, बट जो साइन में देखा जाता है ये छोटा हो जाएगा इससे। तो ये यहाँ पे -10, ये -9 रखें यहाँ पे, और ये माइनस, और ये -10 रखें। तो जैसे यहाँ पे रख देता हूँ एक बार, ये तो -9 और माइनस का 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आई, प्लस का 1 आई अपने पास, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई। तो डेल्टा जी पॉजिटिव क्या देता है हमें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देता है। ठीक है, तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। अगर इसको लो टेम्परेचर कर देंगे हम, तब जाके ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे दूसरा केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, एट लो टेम्परेचर, तो एट लो टेम्परेचर।
ठीक है। लो टेम्परेचर मतलब टी डेल्टा एस है वो लेस देन हो गया डेल्टा एच से, किसमें, मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड, समझे। तो जैसे जो डेल्टा एच है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको हमें मैग्नीट्यूड में छोटा और करना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं अपने पास 9 है, तो इसको कितना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में 8 करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा इसको, और ये हो जाएगा माइनस का, समझ रहे हो। ये जैसे ये मैग्नीट्यूड में ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू तो है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा देगा एक्सोथर्मिक, बट ये क्या करना है हमें, मैग्नीट्यूड में इसको रखना है, इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया छोटा है डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से, जब भी तो ये अपने डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक तो केस ये बनेगा जो डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस वो ग्रेटर देन है इससे, बट ये है जो ग्रेटर देन एच कब होएगा, जब मैग्नीट्यूड में ज़्यादा वैल्यू होगी, बट ये ऑलरेडी किस में है अपना, ये नेगेटिव में है, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड माना इसका 9 और इसका माना मैंने 8, क्योंकि ये छोटा रहेगा मैग्नीट्यूड में, ये वाला लेस देन का बनाया मैंने, बट ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहती थी, ये नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दिया। तो डेल्टा जी देखते हैं क्या आ रहा है अपना, तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एच कितना अपना नेगेटिव का 9 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और माइनस टी डेल्टा एस कितना है अपना माइनस का 8 है, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी ये हो जाएगा प्लस का 8, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई अपनी -1 आया, मतलब डेल्टा जी आया अपना नेगेटिव, तो ये प्रोसेस हो जाएगी अपनी स्पॉन्टेनियस, समझ रहे हो। तो ये एट लो टेम्परेचर, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लो टेम्परेचर पे अपनी स्पॉन्टेनियस रहेंगी और हाई टेम्परेचर पे रहेंगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर एंडोथर्मिक की बात करी जाए तो वो हाई टेम्परेचर पे अपनी स्पॉन्टेनियस और लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, और इनको बोला जाएगा इंथैल्पी ड्रिवन एक्सोथर्मिक को, और जो एंडोथर्मिक है उनको बोला जाएगा एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेसेस। समझ रहे, इतना ही था, तो गिब्स एनर्जी में इतना ही था अपने पास। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये एक बार फिर से दोहरा लेना, जैसे ये था पिछले वाले स्लाइड को दोहरा लेना, और इसको भी, ये था क्या है, टी डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने 10 मान ली और इसकी मानी 9, बट ये हमेशा नेगेटिव है ना डेल्टा एच, क्योंकि नेगेटिव दे रखा ऑलवेज फेवर करेगा इसको, तो ये नेगेटिव का निशान लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव का निशान, ठीक है। तो माइनस माइनस ये कट भी हो सकता है, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हुआ ना मैग्नीट्यूड में, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे आता है ये। रोकते हैं लेक्चर को यहीं।